हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम आपके 12th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 15, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग। इस चैप्टर में हम मनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और बैंक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मनी के फंक्शंस, मनी का मतलब, मनी के इम्पोर्टेंस, और बैंक्स जो है, बैंक का मतलब क्या होता है, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, आरबीआई बैंक के फंक्शंस, ये सब हम इनको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मीनिंग ऑफ मनी, मुद्रा का अर्थ। द वर्ड मनी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनेटा। जो शब्द मनी है, जो मुद्रा शब्द है, वो लैटिन शब्द से निकाला गया है और लैटिन शब्द में इसे मोनेटा बोलते थे। It has some relation with goddess Juno in Italy, wherein the temple coins were made in fonderie. मतलब ये शब्द जो मोनेटा निकाला गया है, उसका रिलेशन जो है वो गॉडेस जूनो से था, जहाँ पर जो टेम्पल कॉइन्स थे वो फॉन्डरी से बनते थे। लेकिन अगर हम जनरली मनी के बारे में बात करें या मुद्रा के बारे में बात करें, तो अर्थशास्त्र में इसका मतलब जो है वो थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब अर्थशास्त्र में जो है वो हम देख लेते हैं। मनी इज अंडरस्टूड एज अ मीन्स विच इज यूज टू बाय एंड सेल वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड विच इज लीगली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी का मतलब है ऐसी साधन जो हम कुछ खरीदने के लिए और कुछ बेचने के लिए यूज़ करते हैं, और ऐसे साधन को हम लीगली एक्सेप्ट करते हैं फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब मनी एक ऐसा मीन्स है, एक ऐसा साधन है जिससे हम कुछ परचेज करते हैं, कुछ सेल करते हैं, और परचेज और सेल क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। और इस साधन को हम लीगली, कानूनी तौर पे एक्सेप्ट करते हैं फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, कुछ भी चीज़ को खरीदने के लिए, कुछ भी चीज़ को बेचने के लिए हम हमारे मनी को यूज़ करते हैं एज अ मीन्स। तो मनी इज़ अंडरस्टूड एज अ मीन्स, एक ऐसा साधन है जिससे हम कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं, और हम इसे लीगली एक्सेप्ट करते हैं फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट टर्म है जो कि है मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका मतलब, आप जैसे कि जानते हैं कि जो हम पहले के ज़माने की बात करें तो उस टाइम पे पैसा या मुद्रा नहीं था। उस टाइम पे जो भी चीज़ हमें खरीदनी थी या बेचनी थी, तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम हमारे सामान को किसी को देते थे और बदले में उससे कुछ सामान लेते थे। तो वहाँ पर हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते थे, लेकिन उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। मुद्रा जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो बार्टर सिस्टम भी वही है, उसका मतलब वही है। हम उसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक एक्सचेंज विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी are referred to as barter exchange or direct exchange of a commodity against another commodity without the use of money is called barter system. तो इकोनॉमिक एक्सचेंज जो हम करते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर हम पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं, मुद्रा को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पर जो वस्तु है वो दूसरे वस्तु के अगेंस्ट एक्सचेंज की जाती है। मतलब आदान प्रदान जो है वस्तुओं का किया जाता है। अगर एक को कुछ चाहिए दूसरे से, तो वो अपना सामान दूसरे को देगा और उससे उसका सामान लेगा, लेकिन यहाँ पर पैसों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। जब दो व्यक्ति परस्पर अपनी वस्तुएं अथवा सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार से जो भी आदान प्रदान होता है उसे हम वस्तु विनिमय बोलते हैं। वस्तु विनिमय में वस्तु के बदले वस्तु या सेवा के बदले सेवा प्रदान की जाती है। इसको एक उदाहरण के रूप में समझें तो अगर कोई किसान अपना कुछ सामान जो उसने उगाया है, वस्तु जो उसने उगाई है, वो दे दे और उसके बदले कपड़े जो सिलने वाला है उससे कपड़े ले ले, तो ऐसे एक्सचेंज को हम बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं।
मतलब यहाँ पर 2 व्यक्ति है, किसान और एक जो कपड़े सिलता है। अगर किसान अपना सामान जो उसने वीट उगाया समझ लीजिए, अगर वो वीट कपड़े सिलने वाले इंसान को दे दे और उसके बदले वो कपड़े सिलने वाले इंसान से कपड़ा खरीद ले, तो ऐसे एक्सचेंज को बार्टर सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं दिए गए हैं बल्कि कुछ वस्तुएं दी गई है और वस्तुएं का आदान प्रदान किया गया है। तो ऐसे सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। जो हमने अभी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम पढ़ा है जो कि है वस्तु विनिमय प्रणाली, उसके क्या क्या दोष हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला वाला दोष है एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है कि बार्टर सिस्टम में जैसे कि आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज को ही एक्सचेंज किया जाता है। तो इस टाइम पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न करता है बार्गेन करने के लिए। बायर्स और सेलर्स जो है वो अलग अलग कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं, तो उस टाइम पे हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसकी क्या वैल्यू है। तो इसलिए इस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है ये डिसाइड करना कि जो 2 गुड्स हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो किस रेशियो में हम एक्सचेंज करें और किस क्वांटिटी में एक्सचेंज करें, ताकि दोनों पार्टीज़ को इक्वल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो मिल सके। तो ये सबसे पहला इसका लिमिटेशन था। दूसरा है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, जिसे हम दोहरे संयोग का अभाव बोलते हैं हिंदी में। बार्टर सिस्टम जो है वो सिर्फ तब वर्क करेगा जब बायर और सेलर दोनों रेडी है कुछ सामान एक्सचेंज करने के लिए। मतलब जो बार्टर सिस्टम है या वस्तु विनिमय है वो तभी काम में आएगा जब हमारे विक्रेता और क्रेता दोनों ही तैयार है कुछ सामान को आदान प्रदान करने में या एक्सचेंज करने में। अगर एग्जाम्पल के रूप में समझे तो एक पर्सन है, एक इंसान है जिसके पास जूट है और वो जूट एक्सचेंज करके जूते चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो डिफ़िकल्टीज़ को ये रहेगी कि उसको ऐसे पर्सन को ढूँढना पड़ेगा जिसको जूते के बदले जूट चाहिए। मतलब बार्टर सिस्टम में हमें उन इंसान को चीज़ें को एक्सचेंज करना होता है जिसको उसकी ज़रूरत है। अगर मुझे जूते चाहिए और मेरे पास जूट है, तो मैं क्या करूँगी? मेरे को उस इंसान को देखना पड़ेगा जो जूट चाहता है और उसके बदले में मुझे वो जूते दे सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक्सचेंज जो है गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है ढूँढना कि किस इंसान को वो चीज़ चाहिए जो हमें देना है और उस इंसान से हमें वो ही चीज़ लेना है जो हमें चाहिए। लेकिन जो मुद्रा है या जो मनी है वो ये सब प्रॉब्लम्स को सेपरेट करता है, क्योंकि बायर्स को अगर कुछ चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, पैसे देके कुछ खरीद सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और सेलर्स भी अपने अकॉर्डिंग ही उनको बेच सकते हैं और पैसा एक्सचेंज में ले सकते हैं। नेक्स्ट है जो कि है लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, जिसे हम हिंदी में स्थगित भुगतानों में कठिनाई बोलते हैं। जो बार्टर सिस्टम है या बार्टर एक्सचेंज है उसके अंदर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो उधार वाले लेन देन होते हैं या फ्यूचर पेमेंट वाले ट्रांजैक्शंस को नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। और इसके वजह से जो प्रॉब्लम ऑफ बोरोइंग और लेंडिंग है वो उत्पन्न होती है। मतलब आप किसी से उधार नहीं ले सकते और किसी को उधार नहीं दे सकते। और यहाँ पर कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाली फैसिलिटी भी नहीं होती है। तो इसलिए एक ये लिमिटेशन बन जाता है बार्टर सिस्टम का। जैसे कि आप जानते हैं बहुत से जो लेन देन होते हैं उसका भुगतान हम भविष्य के लिए स्थगित कर देते हैं या कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें बार्टर सिस्टम की, तो बार्टर सिस्टम में जितनी भी वस्तु और सेवाएं हैं उसको हम इमीडिएटली एक्सचेंज करते हैं अगर हमें चाहिए तो। इसलिए हम इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन और फ्यूचर पेमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते और इसके वजह से ये एक इसका लिमिटेशन बन जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, जिसको हिंदी में मूल्य के संचय का अभाव बोलते हैं। अंडर बार्टर सिस्टम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़ ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम, जो कि है स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट। इट इन्वॉल्व कॉस्टली स्टोरेज। मोस्ट ऑफ द गुड्स डू नॉट प्रोसेस ड्यूरेबिलिटी एज देयर क्वालिटी डिटोरेट्स विथ पैसेज ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है बार्टर सिस्टम में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ सामान को स्टोर करने के लिए और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं अगर स्टोर करते हैं तो। सबसे पहला है कि स्टोर करने में बहुत सारा पैसा और एफर्ट लगता है सामानों को।
इसमें बहुत सारे कॉस्ट जो है स्टोरेज के इन्वॉल्व होते हैं। कॉस्टली प्रोसेस है ये, महंगा प्रोसेस है और बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो ज़्यादा समय के लिए हम स्टोर नहीं कर पाते और अगर उसको हम करते हैं तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए जैसे जैसे वो पड़े रहेंगे उसके अंदर। तो इसके वजह से बार्टर सिस्टम का एक ये लिमिटेशन बन जाता है कि उसके अंदर स्टोर की जो प्रॉब्लम है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसे हम हिंदी में वस्तु के विभाजन में असुविधा बोलते हैं। देयर आर मैनी गुड्स विच आर नॉट डिविजिबल। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अधिक मूल्यवान होती है और उनका विभाजन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय में असुविधा होती है। यदि कोई व्यक्ति घोड़े के बदले कपड़ा, अनाज और तेल लेना चाहता है तो ऐसे में व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो कपड़ा, अनाज और तेल देकर घोड़ा लेने को तैयार है। किंतु ऐसे व्यक्ति मिलना संभव नहीं हो पाते। यदि वह अलग अलग व्यक्ति से अपना आवश्यकताओं की वस्तु लेना चाहेगा तो घोड़े का विभाजन असंभव है, क्योंकि घोड़े के हिस्से कर देने से उसका मूल्य समाप्त हो जाएगा। अतः कुछ वस्तु का विभाजन नहीं होने से वस्तु विनिमय में कठिनाई आती है। तो बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिसको हम डिविजिबल नहीं कर सकते और क्योंकि वो मूल्यवान होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं और उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम इसको एक एग्जांपल के रूप में समझें कि अगर एक व्यक्ति है जिसके पास घोड़ा है, हॉर्स है और उसको उसके बदले में किसी से कपड़ा, अनाज और कुछ तेल चाहिए, तो उसको ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसके पास ये सब मिल जाए। लेकिन ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और अगर वो चाहता है कि ये सब चीज़ें मुझे अलग-अलग इंसान से मिल जाए, तो उस टाइम पे वो घोड़े को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही उसका वो डिवीज़न करेगा उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। तो ये इसका एक लिमिटेशन बन जाता है कि बार्टर सिस्टम में हम जो वैल्यू है उसका डिवीज़न नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है इवैल्यूएशन ऑफ मनी। मनी का इवैल्यूएशन कहाँ से हुआ है वो हम देखते हैं। तो मनी जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल द्वारा और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के द्वारा। मनी जो है उसका इवॉल्व या इवोल्यूशन जो है वो बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस को देखने के बाद हुआ है और इसके कुछ स्टेजेस है जो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला है एनिमल मनी। एनिमल मनी मतलब ऐसे कैटल, स्पेशली काउस, जो कंसिडर किए जाते थे एज अ फॉर्म ऑफ मनी। फिर उसके बाद आया कमोडिटी मनी। ऐसे नंबर ऑफ कमोडिटीज़ जैसे कि लेदर्स, प्रीशियस स्टोन, शिप्स, गुड्स एक्सेट्रा जो कि यूज़ किए जाते थे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। उसके बाद मेटेलिक मनी आया जो कि गोल्ड और सिल्वर में बनाया जाता था। ये पूरा मेटेलिक फॉर्म में होता था। उसके बाद पेपर मनी आया 17th सेंचुरी में और ये पॉपुलर मनी है और इसको हम अभी भी यूज़ करते हैं, जो कि कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है सेंट्रल बैंक द्वारा। उसके बाद है बैंक और क्रेडिट मनी। ऐसे मनीज जो क्रेडिट के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि और ये एक तरीके से बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये मेन इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो चेक्स हो सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट हो सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ जो है ईजी कन्वीनियंट बन जाती है, क्योंकि हम इसको यूज़ करके हमारा पेमेंट कर सकते हैं और कुछ चीज़ खरीद सकते हैं। प्लास्टिक मनी भी आने लग गए हैं जो कि है क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये इसकी मनी की जर्नी थी। जो मनी का इवोल्यूशन किसी पर्टिकुलर इंसान, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट द्वारा या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं हुआ, बल्कि जो हमारा बार्टर सिस्टम था पहले, उसके बहुत सारे लिमिटेशंस और दोष थे और उसके कारण ही पैसों का इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले एनिमल्स को पैसों के रूप में देखा जाता था और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के इसमें देखा जाता था। उसके बाद कमोडिटी आई, जिसके अंदर प्रीशियस कमोडिटीज़ जो कि लेदर है, स्टोन्स हैं, गोल्ड्स वगैरह है, उनको एक्सचेंज किया जाता था फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर उसके बाद मेटेलिक मनी आई, जिसके अंदर सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स या उसके धातु का ही बना के कुछ कॉइन्स बनते थे। फिर उसके बाद पेपर मनी आया जो कि अभी भी वो चल रहा है, जो कि हमारे नोट्स होते हैं और ये रेगुलेट किया जाता है सेंट्रल बैंक द्वारा। उसके बाद बैंक और क्रेडिट मनी है। बैंक द्वारा भी हमें बहुत सारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज मिलते हैं, जैसे कि चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट। और क्रेडिट कार्ड्स और प्लास्टिक कार्ड्स जो आते हैं, डेबिट कार्ड, उससे भी हम हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है फंक्शंस ऑफ मनी। जो मुद्रा है उसके कार्य। तो फंक्शंस ऑफ मनी जो है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राइमरी,
दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है कंटीजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस को हम प्राथमिक कार्य बोलेंगे, सेकेंडरी को हम सहायक कार्य बोलेंगे और कंटीजेंट फंक्शन को हम आकस्मिक कार्य बोलेंगे। तो ये 3 फंक्शंस हैं मनी के। अब प्राइमरी फंक्शंस जो है उसको बांटा गया है 2 हिस्सों में, जो कि है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम हिंदी में विनिमय का माध्यम बोलते हैं, और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, जिसे हम हिंदी में मूल्य का मापन बोलते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस जो है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, जो कि है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, उसके बाद है स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मुद्रा भावी भुगतान का मान है। मुद्रा क्रय शक्ति का संचय है। मुद्रा क्रय शक्ति के हस्तांतरण का साधन है। फिर उसके बाद है कंटीजेंट फंक्शंस, इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, हेल्प कंज्यूमर इन सिक्योरिंग इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, और लास्ट वाला है गिविंग लिक्विडिटी टू कैपिटल। इसको हिंदी में हम बोलते हैं सामाजिक आय के वितरण को सुगम बनाना, और उसके बाद है सम सीमांत उपयोगिता नियम के पालन में सहायक, और उसके बाद है मुद्रा पूंजी को सामान्य रूप प्रदान करती है। तो सबसे पहले हम पहला फंक्शन पढ़ते हैं, जो कि है प्राइमरी फंक्शंस, और जिसे हम प्राथमिक कार्य भी बोलते हैं हिंदी में। प्राइमरी फंक्शंस में मनी जो है उसके 2 फंक्शंस हैं, जो कि है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब विनिमय का माध्यम। तो जो पहला फंक्शन है मनी का वो है प्राइमरी फंक्शन वाला, और उसके अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसका फर्स्ट फंक्शन है। मनी जो है उससे हम कुछ भी एक्सचेंज करके खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो मनी के पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है, जो एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, जिसके वजह से ये ऑल एक्सचेंज जितने भी होते हैं वो हर जगह हम कर सकते हैं मनी को यूज़ करके। तो मनी एक तरीके से बायर और सेलर के बीच में लिंक बनाता है, और इनके वजह से जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी। क्यों? क्योंकि हमको अगर कुछ ख़रीदना है तो हम पैसा देंगे और इन रिटर्न हमारे पास वो प्रोडक्ट आएगा, प्लस हमारा पैसा किसके पास चले जाएगा? सेलर के पास, और सेलर हमें क्या दे देगा? प्रोडक्ट दे देगा। तो एक तरीके से प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज आता है, जिसका मतलब है कि पैसे देके हम कुछ ना कुछ एक्सचेंज में ले सकते हैं। नेक्स्ट प्राइमरी फंक्शन है, जो कि है मेजर ऑफ वैल्यू, जिसे हम मूल्य का मापन बोलते हैं हिंदी में। मनी एक्ट एज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी यूनिट्स। When we express the value of commodity in terms of money, it is called price. मनी एक तरीके से कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट को एक्सप्रेस करती है। यहाँ पर जितने भी हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, उसकी जो भी कीमत आती है उसको हम पैसों में मेजर कर सकते हैं, और जब हम अपनी कमोडिटी के वैल्यू को पैसों में मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम प्राइस बोलते हैं या कीमत बोलते हैं। द नॉलेज ऑफ प्राइस मेक्स इट ईजी टू कैलकुलेट एक्सचेंज रेशियो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमें ये मालूम है कि सामने वाली जो वस्तु है उसकी क्या प्राइस है, क्या कीमत है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो एक्सचेंज रेशियो है उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, और ईजिली हम हमारे पैसों को दे के कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं। और इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं 2 कमोडिटीज़ के वैल्यू में भी। नेक्स्ट फंक्शन है, जो कि है सेकेंडरी फंक्शंस, जिसे हम सहायक कार्य भी बोलेंगे। तो सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर 2 फंक्शंस को डाला गया है। सबसे पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, और एक तीसरा और है जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब है डिफर्ड पेमेंट रिफर्स टू पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर। ऐसा पेमेंट, ऐसा भुगतान जो हम आगे फ्यूचर में जाके जिसका भुगतान करते हैं, जिसका पेमेंट करते हैं, वो डिफर्ड पेमेंट कहलाता है। और in this way money not only act as a medium of exchange for current transaction but also facilitate future credit transaction। तो एक तरीके से जो पैसा है, जो मुद्रा है, वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज करंट ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होता, बल्कि हम अगर हमें कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए भी जो मुद्रा है वो काम आता है। तो इसलिए सेकेंडरी फंक्शन में स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है, और मनी का स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब है कि अगर हमें पेमेंट फ्यूचर में जाके करना है तो मनी के मदद से, मुद्रा के मदद से भी हम वो पेमेंट फ्यूचर में कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू।
सो ईजी टू स्पेंड एंड सो ईजी टू स्टोर। जो पैसा है, जो मुद्रा है, उसको बहुत ईजिली हम स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, और बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, स्टोर करके भी रख सकते हैं। बाय स्टोर ऑफ वैल्यू वी मीन शिफ्टिंग ऑफ परचेसिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। स्टोर ऑफ वैल्यू से हम ये बता सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जो परचेसिंग पावर है, हम उसको अभी की सिचुएशन में ना करके हम फ्यूचर में जाके भी शिफ्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इट कवर्स द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सर्व्स एज अ वे टू स्टोर वेल्थ। इसका मतलब है कि जो मुद्रा है, जो पैसे हैं, उसे हम बहुत इजीली स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, और उसको हम जमा करके भी रख सकते हैं। अब जो स्टोर हमने पढ़ा था, उसका हमने मतलब ये समझा था कि जो हमारी परचेसिंग पावर है अभी की कंडीशन की, अगर हमें अभी ख़रीदना है और अब हमारे पास पैसे हैं, तो उसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी ना खरीद के हम फ्यूचर में खरीद सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म में अगर इसे हम एक्सप्लेन करें, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें, तो इसका मतलब है ये एक तरीके से उस गैप को कवर करता है, उस गैप को फिल करता है जो हमारी एक इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर आती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा पैसा को इकट्ठा करके रख सकते हैं, और जब उसका उपयोग करना है, वो आगे जाके फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसका एक सेकेंडरी फंक्शन है कि ये वैल्यूज़ को स्टोर करके रखने में भी मदद करता है। थर्ड वाला जो सेकेंडरी फंक्शन है मनी का, वो है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो पैसा है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ईज़िली शिफ्ट हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। जो थर्ड फंक्शन है मनी का, वो है कंटीजेंट फंक्शन, जिसे हम हिंदी में आकस्मिक कार्य भी बोलते हैं। तो जो कंटीजेंट फंक्शन है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, हेल्प्स कंज्यूमर इन सिक्योरिंग इक्वी मार्जिनल इक्वलिटी, और थर्ड है गिव लिक्विडिटी टू कैपिटल। तो सबसे पहला वाला फंक्शंस जो है इसके अंदर वो हम पढ़ते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, सामाजिक आय के वितरण को सुगम बनाना। मनी जो है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग डिफरेंट फैक्टर्स एज द रिवॉर्ड ऑफ एवरी फैक्टर कैन बी मेजर इन मनी। तो मनी के मदद से, मुद्रा के मदद से हम हमारी जो नेशनल इनकम है उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूशन किस में कर सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कर सकते हैं। अब डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको हम पैसों के रूप में इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि है रेंट से, इंटरेस्ट से, वेजेस से और प्रॉफिट से। तो जो भी इनकम हमें देनी होगी, हर फैक्टर्स को, उस इनकम को हम पैसों में माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो तीसरा कार्य ये है कि मनी के मदद से हम हमारी नेशनल इनकम जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जितनी भी इनकम हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनको हम पैसों में मेजर कर सकते हैं या माप सकते हैं। नेक्स्ट है जो कि ये हेल्प्स कंज्यूमर इन सिक्योरिंग इक्वी मार्जिनल इक्वलिटी। मनी के मदद से हम कंज्यूमर्स की जो यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है हर गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसके मदद से हम ये बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, संतुलन अचीव हो रहा है, और किस पॉइंट पे उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट है गिव्स लिक्विडिटी टू कैपिटल। मनी जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कैपिटल को, जो कि हम किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मनी जो है या मुद्रा जो है वो एक तरीके से हमारी पूंजी को तरलता प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से जो हमारा पूंजी है वो ईजिली जो है लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो कैश में या हमारे जो रोकड़ होते हैं उसके लिए कन्वर्ट हो जाता है, और उसके मदद से हम उसको किसी भी फॉर्म में अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ फंक्शंस थे। सबसे पहला आपका प्राइमरी मतलब प्राथमिक फंक्शन था, दूसरा वाला सेकेंडरी मतलब आपका जो सहायक और द्वितीय फंक्शन था, और तीसरा वाला कंटीजेंट फंक्शन था। इसके अंदर हर फंक्शंस को कुछ ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। प्राइमरी में हमने 2 फंक्शंस पढ़े, सेकेंडरी में 3, और कंटीजेंट वाले में भी 3 फंक्शंस पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है रोल्स और इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। मुद्रा का क्या महत्व है वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत सारे हैं। सबसे पहला वाला है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जिसे हम हिंदी में आर्थिक महत्व बोलते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हमें बहुत सारे
इम्पोर्टेंस पढ़ने हैं मनी के, तो सबसे पहला है इन एरिया ऑफ कंजम्पशन, उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा को यूज़ करके जो कंज्यूमर है वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को इजीली खरीद सकता है और कंज्यूम कर सकता है। तो मनी की मदद से कंजम्पशन जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो बहुत इजी हो जाता है, और जिसके वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो जो कंज्यूमर है उसको ईजिली वो गुड्स को कंज्यूम कर सकता है, और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनको पैसों में भी मेजर कर सकता है। एक कंज्यूमर जो है कुछ गुड्स खरीद सकता है क्रेडिट पे भी और कैश के बेसिस पे भी। तो मनी के मदद से कंजम्पशन जो है वो बहुत इजी बन जाता है, और कंज्यूमर के लिए एक तरीके से ये बेनिफिट हो जाता है कि वो कैश में पेमेंट भी कर सकता है और क्रेडिट फैसिलिटी भी उसको प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट है जो कि है इन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के क्षेत्र में। The evaluation of money has give birth to large-scale production and division of labor. The cost of various factors of production can be measured in money, along with its reward are also expressed in money. उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का बड़ा महत्व है। उत्पादित के विभिन्न साधन का सहयोग उनके मूल्य अथवा लागत के आधार पर ही स्थापित किया जाता है। मुद्रा के कारण ही उत्पादक प्रतिस्थापन के सिद्धांत को अपनाने में सफल हुआ है। इसके कारण वह कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करने में समर्थ होता है। मुद्रा ना ही बड़े पैमाने के उत्पादन तथा श्रम विभाजन को संभव बनाता है। मुद्रा के अभाव में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अगर हम बात करें उत्पादन के क्षेत्र में या प्रोडक्शन के एरिया में, तो जो मनी है उसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मनी के वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें क्या लागत लगी है, और जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने उत्पादन में यूज़ किए हैं उनको हमने जो भी इनकम दी है वो कितनी दी है उनको हम मेजर कर सकते हैं, पैसों में माप सकते हैं और उनको पैसों में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो इसके वजह से हमें ये मालूम हो जाता है कि हमने कितनी लागत में हमारा उत्पादन बनाया है और कितना पैसा हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया है। नेक्स्ट है इन द एरिया ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम बोलते हैं विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। मनी जो है वो एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहलाता है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो पैसों को यूज़ करके कुछ भी सामान और सर्विसेज को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसी के वजह से एरिया ऑफ एक्सचेंज में एक तरीके से जो मनी है उस हैज़ सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल्स एंड परचेज एंड हैज़ लीड टू एस्टैब्लिशन ऑफ मार्केट। तो मुद्रा की मदद से या मनी के मदद से हम हमारे मार्केट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम हमारी सेल और परचेस एक्टिविटीज़ को अलग कर सकते हैं, और इसी के वजह से हमारी बैंकिंग, इंश्योरेंस और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो भी डेवलप हो सकती है और अपने ट्रांजैक्शन को इंक्रीज़ कर सकती है। नेक्स्ट है इन द एरिया ऑफ रेवेन्यू। इन द एरिया ऑफ रेवेन्यू में जो मनी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है, जो हमारी सरकार होती है, वो हमसे कर मतलब टैक्स जो है इकट्ठा करती है, और जो टैक्स इकट्ठा करती है गवर्नमेंट वो पैसों के फॉर्म में होता है। तो जितने भी ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट करती है या जितनी भी एक्टिविटी गवर्नमेंट परफॉर्म करती है उसके अंदर पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जितनी भी चीज़ें होती है वो पैसों से चलती है। तो इसलिए पैसे या मुद्रा जो है वो रेवेन्यू में भी काम आती है। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोग होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो अपनी इनकम से, अपनी आय से कुछ ना कुछ पैसे सेव करते हैं और छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं ताकि वो एक बड़ी पूंजी इसमें बना सके। तो कैपिटल फॉर्मेशन के मदद से जो इंडस्ट्रीज़ है, जो बिज़नेस है वो डेवलप होती है, और ये सब कैसे हो पाएगी? पैसों की मदद से ही हो पाएगी, क्योंकि अगर पैसे कमाए जाएंगे तभी सेव किए जाएंगे तभी कैपिटल बनेगी, और फिर उससे इंडस्ट्रियल और बिजनेस डेवलपमेंट होगा और अल्टीमेटली एक कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगी। नेक्स्ट जो रोल है वो है इम्पोर्टेंट ऑफ मनी इन सोशल सेक्टर्स। सोशल सेक्टर में या सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है, मनी का क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमें देखना है।
सोसाइटी जो है वो पैसों पे डिपेंड करती है, क्योंकि एक सोसाइटी को अगर डेवलप करना है या उसका ग्रोथ चाहिए तो पैसों का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। अगर किसी भी सामाजिक क्षेत्र को या समाज को विकसित करना है, उसमें वृद्धि लानी है, उसमें डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए रहेगा, मुद्रा चाहिए रहेगी। तो इसलिए एक मनी जो है या पैसा जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी को डेवलप करने में। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑफ मनी इन पॉलिटिकल सेक्टर। राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। When people pays taxes, they become aware of their rights. जब मनुष्य कर देता है गवर्नमेंट को या टैक्स देता है तो उनको अपने टैक्स पे करने के बाद ये मालूम होता है कि उनकी क्या राइट्स है उसके लिए, और वो कंट्री को क्यों टैक्स दे रहे हैं, कंट्री में उनके क्या क्या राइट्स रहेंगे, क्या क्या राइट्स हैं, वो अवेयरनेस उनको वहाँ से मिलती है, जिसके वजह से एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो कंट्री के अंदर आती है और लोग जो है वो ज़्यादा जागरूक होते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन रिलीजियस सेक्टर। धार्मिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। मनी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रिलीजियस सेक्टर्स में भी, क्योंकि अगर हमें मंदिरों में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में या कहीं पे कोई ऐसा रिलीजियस काम हो रहा है, वहाँ पर हमें डोनेशन देना है, कुछ रिचुअल्स फॉलो करनी है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी, मनी की ज़रूरत होगी। तो इसलिए अगर हमें रिलीजियस प्रैक्टिस भी करनी है, कोई ऐसी धार्मिक क्रियाएं करनी है, तो उसको करने के लिए भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी या मनी का इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा। तो मनी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आर्थिक क्षेत्र में, सोशल क्षेत्र में मतलब सामाजिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल सेक्टर मतलब राजनीति क्षेत्र में, और रिलीजियस सेक्टर्स में मतलब हमारे धार्मिक क्षेत्र में भी मुद्रा का बहुत ज़्यादा या मनी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या रोल है।